नमस्कार दोस्तों। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, आज फिर इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। समय समय पर इस कार्यक्रम को लेकर आपके बीच उपस्थित होता रहता हूं और इन दिनों पढ़ी हुई कुछ किताबों पर आपके साथ चर्चा करता हूं। बताने की कोशिश करता हूं कि ये किताबें मुझे क्यों पसंद आई, इन किताबों में ऐसा क्या था जिस कारण से इन किताबों पर मैं यहाँ चर्चा करने के लिए विवश हुआ, बाध्य हुआ। हर साल ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में किताबें आती हैं, बावजूद इसके कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पाठक कम हो रहे हैं, पढ़ने वाले लोग कम हो रहे हैं, किताबों का मार्केट कम हो रहा है, किताबों के ग्राहक कम हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लगातार नई किताबें आ रही हैं और इन किताबों को पाठकों के बीच में स्वीकारोक्ति मिल रही है। इन किताबों को पाठक पसंद कर रहे हैं और होता ही है कि धीरे धीरे ये किताबें पाठकों के बीच स्थापित हो रही हैं। तो इसको लेकर हमें ऐसा लगता है कि पाठक कम हो रहे हैं या किताबों के लिए आने वाले समय में संकट है, मगर हर बार फिर ऐसा होता है कि कई सारी किताबें आकर इस बात को झुठला देती हैं और ये हमें आश्वस्त कर देती हैं कि नहीं, शब्दों की दुनिया बची रहेगी, अक्षरों की दुनिया बची रहेगी, किताबों की दुनिया बची रहेगी। इस साल भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में कई सारी ऐसी किताबें आई हैं जो अभी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 5 या 6 महीने बीतने के अंदर ही पाठकों के मन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं। इन किताबों को पाठक बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, इन्हें पसंद कर रहा है और इन पर चर्चा कर रहा है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी लिखने की विशिष्ट एक खास तरह की शैली के कारण बहुत जल्दी अपना एक स्थान बना लेते हैं और पाठक जब भी इनकी कहानियों को, इनके उपन्यास को या इनके किसी भी कथेतर गद्य को पढ़ता है तो वो उसी शैली की तलाश में वहां पहुंचता है और वो ढूंढता है कि मैं इस लेखक को जिस कारण से पसंद कर रहा हूं वो कारण इस नई किताब में है कि नहीं है। और अमूमन ऐसा होता है कि लेखक अपने पाठक को कभी निराश नहीं करता। वो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से देखा जाए, लेकिन पाठक उस किताब से संतुष्ट होकर बाहर निकलता है। एक ऐसे ही लेखक हैं जिनके पाठकों की बड़ी अपार संख्या है, जिनकी भाषा, जिनके गद्य और जिनके अलग तरह के विषयों के कारण उनकी कहानियों को, उनके उपन्यासों को पसंद करने वालों की बहुत बड़ी एक संख्या है और हर नई किताब के साथ वो अपने पाठक को चौंका देती हैं। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अनूठा सा पाठक के पास में पहुंचता है और पाठक उसकी चकाचौंध में, उसके जादू में खो जाता है। जैसे इस बार नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में राजपाल एंड सन्स से एक छोटी सी किताब प्रकाशित होकर आई है। छोटी सी इसलिए कहूंगा कि 144 पेज की किताब है। अमूमन मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की किताबें बड़ी होती हैं, उनके उपन्यास बड़े होते हैं, उनके कहानी संग्रह बड़े होते हैं, लेकिन ये 144 पेज की किताब है। 265 रुपए में ये आप राजपाल एंड सन्स से या अमेजन से या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इस किताब का नाम है वन्या। ये आदिवासी स्त्री संघर्ष की कहानियां हैं। जैसा इस पर लिखा गया है कि आदिवासी स्त्री संघर्ष की कहानियां हैं और लेखक हमारे समय की चर्चित और महत्वपूर्ण कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं। आदिवासी स्त्री संघर्ष की कहानियां। जब मैंने इस टैगलाइन को देखा तो मुझे लगा कि ये एक ही विषय की कहानियां होंगी, लेकिन जब इन कहानियों को पढ़ना शुरू करा तो मुझे ये पता चला कि ये सब कहानियां आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासी जीवन के चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन इनमें विषय वैविध्यता है। ये वहां से अलग अलग विषयों को उठाते हैं और ये कहानियां उन अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरीके से बातें करती हैं। ये जरूर है कि सारी कहानियों के केंद्र में कहीं ना कहीं कोई स्त्री खड़ी हुई है और उस स्त्री के आसपास ये पूरी कहानियां चलती हैं। इन कहानियों की अगर हम चर्चा करें तो हम इन कहानियों में कई सारे ऐसे पात्र देखेंगे जिन पात्रों को शायद हम उनको पहचान ना पाए। वो हमारी दुनिया से कुछ अलग तरह के पात्र हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मनीषा कुलश्रेष्ठ इस कहानी संग्रह में एक ऐसी दुनिया को आपके सामने ला रही हैं जिस दुनिया से आप लगभग अनभिज्ञ रहते हैं। हमने बहुत सारे
बहुत सारे ऐसे आदिवासी और ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको हमने धीरे धीरे हमारे सभ्य समाज से बाहर कर दिया और हमने अपना एक सभ्य समाज बना लिया और हमने ये घोषित कर दिया कि ये जो समाज है ये सभ्य है और वो असभ्य है। और धीरे धीरे इस बीच की दूरी बढ़ती चली गई। उन्हें वनवासी कहें, उनको आदिवासी कहें या उन्हें पृथ्वी के मूल निवासी कहें। ये पृथ्वी के मूल निवासी वाली थ्योरी शायद मुझे ज्यादा बेहतर लगती है कि वास्तव में तो वो जो वनों में रह रहे हैं, वो जो जंगलों में रह रहे हैं, वो जो आदिवासी हैं, वही इस पृथ्वी के मूल निवासी हैं। उन मूल निवासियों की कहानी कहता है ये कहानी संग्रह वन्या। और इस कहानी संग्रह में 8 कहानियां हैं, लेकिन 8 कहानियां अलग अलग भावभूमि पर, अलग अलग पृष्ठभूमि पर, अलग अलग तरह के विषयों को लेकर इतना वैविध्य सा एक पूरा संसार हमारे सामने रचती हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। जैसे पहली कहानी नर्सरी नाम है इस कहानी का, और इस कहानी में एक बहुत अनूठा प्रयोग है। हिंदी कथा लेखकों को इस तरह के प्रयोग करते हुए मैंने कम देखा है, और दूसरी भाषा जो विदेशी भाषा के लेखकों के यहाँ ये प्रयोग अमूमन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ये प्रयोग मैंने बहुत कम देखे हैं कि किसी निर्जीव वस्तु के माध्यम से आप कहानी कह रहे हैं इंसानों की दुनिया की, मानवों की दुनिया की, जिसको देख रही है एक निर्जीव वस्तु। एक गेंद है, एक गेंद है जो एक तथाकथित सभ्य घर के अंदर के किसी बच्चे के पास है। वो बच्चा उससे प्रेम करता है। वो गेंद गंदी हो गई है, उस गेंद में बहुत सारी कीचड़ मिट्टी सब लग गई। उसके बावजूद बच्चों का जैसा होता है कि उनका प्रेम होता है किसी एक वस्तु के साथ। वो उनकी बचपन की यादें या उनकी बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी होती हैं। तो ये गेंद वहां से फेंक दी जाती है, उस घर से फेंक दी जाती है, और उसके बाद उस गेंद की यात्रा शुरू होती है। लेखक ने इतने कौशल के साथ उस गेंद की आंखों से वो पूरा आदिवासियों का संसार दिखाया है। ऐसा लगता है कि उस गेंद के साथ हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो गेंद हमारे साथ एक बड़ी लंबी यात्रा पर निकली हुई है, जहां पर वो हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे जीवन में कितनी सारी ऐसे द्वंद्व हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिनसे हम बहुत घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में हमसे बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, बहुत बड़े बड़े संकट हैं, उसके बावजूद भी वो जूझ रहे हैं। जैसा इस किताब की टैगलाइन है कि संघर्ष की कहानी है। तो उस गेंद की आंखों से हम देखते हुए चलते हैं उस पूरे परिदृश्य को, और हम देखते हैं कि एक निर्जीव सी गेंद कैसे सजीव होकर पूरी कहानी कह देती है। मुझे लगता है कि ये लेखकीय कौशल बहुत जबरदस्त होना चाहिए इस तरह की कहानी लिखने के लिए, कि जब आप एक निर्जीव वस्तु की आंखों से पूरी कहानी कह डालें, उसकी पूरी यात्रा कह डालें। तो इस संग्रह की ये पहली ही कहानी हमें बांध ले जाती है, और ये कहानी हमें आमंत्रित कर देती है कि अब आपको बाकी सारी कहानियां बहुत एकाग्रता के साथ पढ़नी है, क्योंकि ये कहानियां आपको चौंका देने के लिए लिखी गई हैं। ये कहानियां आपको हदप्रभ कर देने के लिए लिखी गई हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ का एक खास जॉनर है, जहां पर जब वो कहानियां लिखती हैं तो वो कहानियां अद्भुत कहानियां बनती हैं, और वो जॉनर है प्रेम का जॉनर। वो जब प्रेम कहानियां लिखने बैठती हैं तो उनके शब्द जो हैं वो सुगंध देने लग जाते हैं। उनके शब्दों को जब हम उस किताब के पन्नों पर हाथ फेरते हैं तो हमें रेशम का एहसास होता है। वो चांदनी की तरह हमारे आसपास घूमने लग जाते हैं शब्द। नीला घर, ये कहानी का शीर्षक है नीला घर। ये एक त्रिकोणीय प्रेम का कहानी है। ये एक आदिवासी युवती मिति की कहानी है, और जिसका विवाह तौसीरो के साथ होता है, तय होता है, पर उसका विवाह होने से पहले उसका प्रेमी याबोम उसको भगा ले जाता है, लेकिन तौसीरो भी उससे कम प्रेम नहीं करता है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि याबोम और तौसीरो दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के रकीब हैं। उर्दू में रकीब कहा जाता है, एक ही प्रेमिका के जो 2 प्रेमी होते हैं उनको रकीब कहा जाता है। तो वो दोनों एक दूसरे के रकीब हैं। उसके बावजूद भी एक जगह वो टकराते हैं, और टकराने के बाद अचानक उनके बीच में मित्रता हो जाती है।
ये कहानी का सबसे खूबसूरत एक कोण है जहां से कहानी लगभग एकदम यू टर्न लेकर घूम जाती है और अपनी पत्नी के प्रेमी को जिस तरह से घर में उसका स्वागत किया जाता है, जिस तरह से बाहें फैलाकर उसका घर में सत्कार किया जाता है, वो पूरा दृश्य देखने लायक है। ये बहुत अद्भुत प्रेम की कहानी है और इस कहानी का अंत जहां पर होता है, जहां पर ये सब बूढ़े हो गए हैं और तोसीरो जिसने कि एक नीला घर बनवाया था मिति के लिए, वो मिति से शादी करना चाहता था, मिति से उसकी शादी तय हो गई थी और वो मिति को लेकर उस नीले घर में लाना चाहता है। एक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्गम दूर पहाड़ी पर बना हुआ एक अकेला नीला घर है, बहुत खूबसूरत सा नीला घर है जिसमें वो मिति को लाना चाहता था, लेकिन मिति उससे पहले ही किसी और की हो गई। लेकिन उसके बावजूद उसका प्रेम बना रहा और उस प्रेम के साथ ही उसने बाकी की जिंदगी का सफर तय किया और मिति के साथ ही। ये बहुत खूबसूरत कहानी है। ये इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे मनीषा कुलश्रेष्ठ की बहुत सारी पुरानी कहानियां याद आती रहीं। एक रक्त लिली का फूल, शायद इसी शीर्षक से उनकी कहानी है, वो बहुत अद्भुत कहानी है। प्रेम, उसमें प्रेम भी है, देह भी है। इस कहानी नीला घर में केवल प्रेम है, इसमें देह नहीं है। लेकिन इसमें एक बार फिर वो नीला घर एक निर्जीव वस्तु है, उसके बहाने से इस प्रेम के त्रिकोण को इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया गया है, इस इतनी सुंदर भाषा में इस कहानी को कहा गया है कि वो जब रकीब से हबीब हो जाते हैं, जब याबूम और तोसीरो एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं दुश्मन से, उसके बाद का जीवन कल्पना करिए इसकी कि एक पति है, एक पत्नी है और एक पत्नी का प्रेमी है और वो तीनों एक ही घर में तो नहीं रहते हैं, लेकिन जब वो आता है प्रेमी घर में तो बहुत सामंजस्य से तीनों रहते हैं। पति को पता है कि ये पत्नी का प्रेमी है, ये इसकी शादी होने वाली थी मेरी पत्नी से। बहुत खूबसूरत कहानी है ये। मेरी पढ़ी हुई कई बहुत खूबसूरत प्रेम कहानियों में शायद ये अब जगह अपना बनाएगी। और एक और कहानी मैंने मनीषा जी की पढ़ी थी, तीजो कुसुमल रंग। वो भी एक बस में बैठी हुई एक विधवा लड़की और उस बस के कंडक्टर के बीच की ऐसी प्रेम कहानी है जिस कहानी को पढ़ते हुए आप बिल्कुल कहीं मदहोश से खो जाते हैं। प्रेम वही होता है जिसको व्यक्त नहीं किया जाए, जिसमें जबान से कुछ नहीं बोला जाए और जो प्रेम अपने आप अपने प्रेमी के पास पहुंच जाए। जहां बोलना पड़ जाए वहां प्रेम नहीं होता। मनीषा कुलश्रेष्ठ की ये कहानियां प्रेम को बोलकर नहीं बताती हैं, ये प्रेम को मौन रहकर एक दूसरे तक पहुंचाती हैं। इस अद्भुत कहानी को पढ़िए और कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। जमीन कहानी संग्रह ये विशुद्ध आदिवासी विमर्श है। ये एक आदिवासी स्त्री सुरमन की कहानी है जिसके जीवन में लगातार संघर्ष चल रहे हैं और उन संघर्षों का कोई अंत नहीं है। वो संघर्ष कहीं थमते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके जीवन का एक संघर्ष खत्म होता है तो दूसरा उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो शहर में जाकर छोटे छोटे पौधे बेचने का काम करती है और वहीं उसकी मित्रता एक शहरी महिला से हो जाती है और वो महिला उसका आदिवासी गांव, उसके खेत देखना चाहती है और वो उसके साथ वापस वहां आती है और उसको अपनी दुनिया दिखाती है, जो दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस दुनिया में आप रुक नहीं सकते, जिस दुनिया को देखकर उसके सौंदर्य का आप आनंद उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1 रात, 2 रात, 3 रात, 1 सप्ताह तक वहां रुकने दिया जाए तो आप शायद भाग लेंगे वहां से। लेकिन सुरमन वहीं रहती है और उसके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। उसके पास एक छोटी सी जमीन है, उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। वो उससे भी लड़ रही है, लेकिन उसकी संघर्ष और उसकी लड़ने की ताकत नहीं खत्म हो रही है, उसका हौसला नहीं टूट रहा है और वो लगातार भिड़े जा रही है। और अंत में इस कहानी का अंत एब्स्ट्रैक्ट सा अंत है, जहां पाठक को थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि आखिर में हुआ क्या है। कुछ प्रतीकों के माध्यम से बताया गया है कि आखिर में सुरमन ने कर क्या दिया है और एक सर्पिणी की तरह उसको फुफकारते हुए दिखाया जाता है और वो
अपने सारे संघर्षों का अंत कर देती है। अगर आपको आदिवासी जीवन समझना है, अगर आपको समझना है कि असल में आदिवासी जीवन के त्रास क्या हैं, उनके संघर्ष क्या हैं और उनके जीवन के संकट क्या हैं, तो आप इस कहानी को जरूर पढ़िए। एक और कहानी है जो मैंने उसको पहली बार इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी में पढ़ा था। इस कहानी संग्रह में बहुत सारे प्रयोग हैं। जो मैंने कहा कि नर्सरी में एक गेंद की नजरों से दुनिया दिखाई है, नीला घर में एक घर की नजरों से पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। एक थी लीलन, ये कहानी पढ़ने के बाद आपको बहुत बेचैन करेगी। बहुत हिम्मत करके इसे पढ़िएगा। और अगर आपके अंदर कहीं जरा सी भी इमोशनल हो जाने की प्रवृत्ति है, भावनात्मक चीजें आपको हर्ट करती हैं, तो और संभल कर पढ़िएगा। इस कहानी में बलात्कार की शिकार एक लड़की का शरीर जो पोस्टमार्टम रूम में रखा है, वो अपनी कहानी कह रहा है। एक आदिवासी लड़की का शरीर जिसके साथ बलात्कार किया गया, कई लोगों द्वारा जिसके साथ बलात्कार किया गया। उसके पिता ने उस शव को पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी बेटी का शव नहीं है, और वो अपनी कहानी कह रहा है। वो बता रहा है शरीर की मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे अपने पिता ने आने के बाद मैं उनकी आंखों में देखती रही कि अब वो मुझे पहचान लेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। ये उस लीलन की कहानी है। ये कहानी बताती है कि हमने जो सभ्य समाज गढ़ा है, हमने जो एक सपनों की दुनिया बना ली है, ये दुनिया कितनी खोखली है। हम जिस समानता की बात करते हैं, हम जब स्त्री और पुरुष की समान अधिकारों की बात करते हैं, तब अभी भी बहुत सारे कोने ऐसे हैं जहां पर बहुत अंधेरा है, जहां अभी रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंची है। वहां तक इनको पहुंचाना है अभी, और अभी वहां तक पहुंचाने में बहुत देर लगेगी। लीलन कहानी को पढ़कर मैं 2-3 दिन तक बहुत स्तब्ध सा रहा था, और स्तब्ध इसलिए रहा था कि उसकी जो व्यथा है कि उसके अपने आ रहे हैं और उसे पहचानने से इनकार करके जा रहे हैं कि ये उसका शरीर नहीं है, ये वो नहीं है, केवल इसलिए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसकी व्यथा देखिए। और पोस्टमार्टम रूम में भी उसके साथ उसके शरीर के अंगों से कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी तकलीफें देखकर आप हिल जाते हैं अंदर से। एक कहानी, एक कविता, एक साहित्य वही तो होता है जो आपको अंदर से बेचैन कर दे, जो आपको परेशान कर दे, जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप इसको पढ़ने से पहले जैसे थे वैसे अब नहीं हो, अब आप बदल गए हो, आपकी दृष्टि थोड़ी बेहतर हो गई है, आपका नजरिया थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तब वो कहानी सफल होती है। एक थी लीलन सचमुच वैसी ही कहानी है। इंडिया टुडे जैसी साहित्य वार्षिक पत्रिकाओं में जहां निर्धारित शब्द सीमा में कहानियां लिखनी होती हैं, एक छोटे से स्पेस में एक बड़ी कहानी मनीषा कुलश्रेष्ठ ने एक थी लीलन रच दी है। और ये जो अभी मैंने जिन 4 कहानियों का जिक्र किया, ये सारी आदिवासी महिलाओं के संघर्ष को दिखाने वाली कहानियां हैं। बाकी 4 भी ऐसी ही हैं। जैसे एक कहानी है आर्किड। अब ये कहानी उस प्रदेश में चल रही है जो प्रदेश इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये मणिपुर की कहानी है, ये मणिपुर के आदिवासियों की कहानी है, और वहां के आदिवासियों के अधिकारों की कहानी है। बाहर से देखने पर हमको ऐसा लगता है कि वहां पर ऐसा गलत हो रहा है, यहां पर ऐसा गलत हो रहा है। समाचार चैनल हमको जैसा बताते हैं, हम उसको सही या गलत समझने लग जाते हैं। इन दिनों तो और भी हमारे पास में सही गलत के बहुत सारे दूसरे माध्यम हो गए हैं। हमें व्हाट्सएप बताता है कि सही गलत क्या है, हमें रील्स बताती हैं कि सही गलत क्या है। हम अपनी बुद्धि पर नहीं चलते। हमें बताने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं, हमें पढ़ाने वाले, हमें सिखाने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं, और हम उनके पढ़ाए पर चलते हैं, हम उनके सिखाए पर चलते हैं। हम मणिपुर के बारे में बात नहीं करते। वहां एक लड़की है प्रिश्का नाम की, और एक डॉक्टर है वाशी,
उनके बीच एक बहुत महीन सा प्रेम है। जो मैंने कहा कि मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानियों में प्रेम व्यक्त नहीं होता, वो प्रेम पूरे में अनबोला सा रह जाता है। कई बार तो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके बावजूद भी वो बता नहीं पाते कि हम प्रेम में थे एक दूसरे के साथ। शायद सबसे अच्छी प्रेम कहानियां वही होती हैं जिसमें बोला नहीं जाता। ये कहानी मणिपुर में है, जहां प्रिश्का उस कबीले से, उस आदिवासी समुदाय से आती है जो विद्रोह पर है इस समय, या जो बहुत लंबे समय से विद्रोह पर है। डॉक्टर वाशी सरकारी डॉक्टर हैं, इसलिए वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर कुछ नमी है, उनके अंदर थोड़ी सी भावनाएं हैं। ये जो हमारे अंदर की एक छोटी छोटी सी बूंद होती है नमी की, शायद वही तो हमें इंसान बनाती है, वही तो हमें दूसरों के संघर्षों को, दूसरे की परेशानियों को, दूसरे की चिंताओं को समझने लायक बनाती है। यहां डॉक्टर वाशी वैसे ही हैं। और एक लंबा अंतराल होता है, उसके बाद डॉक्टर वाशी वापस लौटते हैं तो प्रिश्का विद्रोहियों के समूह में जा चुकी है, जिसको डॉक्टर वाशी नर्स बनाना चाहते थे। लेखक ने इस कहानी में बहुत तटस्थ होकर लिखा है। किसी एक पक्ष में कोई झुकाव नहीं दिखता, ना सरकार के प्रति, ना विद्रोहियों के प्रति। असल में जब भी दो पक्षों की कहानियां लिखनी होती है तो एक लेखक को हमेशा तटस्थ होना पड़ता है और तटस्थ होकर ही लिखना पड़ता है। यह कहानी बहुत तटस्थता के भाव से लिखी गई है और नीला घर कहानी की तरह इसमें भी जो अंतरधारा में प्रेम चल रहा है डॉक्टर वाशी और प्रिश्का का, वो बहुत खूबसूरत प्रेम है। उस बिंदु तक वो प्रेम चलता है और उस बिंदु पर खड़े होकर जब वो एक दूसरे से बात करते हैं। बहुत पहले मैंने कहीं एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी में भी प्रेमी और प्रेमिका एक लंबे अंतराल के बाद में जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए होते हैं। वो किसी दूसरे तरीके की कहानी थी, लेकिन इसमें वो एक सरकारी पक्ष में खड़ा है और वो विद्रोही पक्ष में खड़ी है और उनका प्रेम बीच में बहुत पतली सी परत की तरह एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता है। ये प्रेम की कहानी है, ये मणिपुर की कहानी है, ये आदिवासियों की कहानी है, ये उन्हें समझने की कहानी है। एक और ऐसा विषय है जो मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में जिसका बहुत प्रकोप है और इतना प्रकोप है कि उस पर बोलने से जनप्रतिनिधि बचते हैं, मंत्री बचते हैं, विधायक बचते हैं, कोई विषय पर बोलना नहीं चाहता। और वो विषय है गांव की किसी भी स्त्री को डायन घोषित कर देना और डायन घोषित करके उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा देना। और वो सारे जो प्रतिबंध होते हैं, वो जो डायन घोषित करना होता है, वो सब केवल इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग हैं जो उसकी देह को पाना चाहते हैं और जब वो प्रतिरोध करती है तो उसे डायन घोषित कर दिया जाता है और डायन घोषित करने के बाद उसकी देह को पाना आसान हो जाता है। हम चांद, मंगल, सब जगह पहुंचने की बात कर रहे हैं विज्ञान के सहारे, लेकिन हमारी दुनिया में अभी भी कई ऐसी जगह हैं जो ओझाओं के भरोसे चल रही है, जो झाड़ फूंक के भरोसे चल रही है, जहां किसी स्त्री को डायन घोषित कर दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में मुझे अभी एकदम नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने किसी के मुंह से सुना था कि वहां पर परंपरा से जो मां होती है उसकी बेटी को भी डायन घोषित किया जाता है, उसके यहां शादी होने वाली बहू को भी डायन घोषित किया जाता है। ये एक बहुत बहुत खराब परंपरा चली आ रही है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं होती है। कुर्जा कहानी ऐसी ही एक कहानी है जो बहुत सार्थक हस्तक्षेप करते हुए कहती है कि ये गलत प्रथाएं बंद होनी चाहिए। हम में से कई लोग जो दिल्ली, बंबई जैसे महानगरों में बैठे हैं, वो हंसते हुए शायद कहेंगे कि अब कहां ये सब होता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा
कि वो सब महानगरों में वातानुकूलन वाले कक्षों से निकलिए, वातानुकूलित गाड़ियों को छोड़िए और मध्य प्रदेश के किसी छोटे से आदिवासी गांव में चले जाइए, किसी टप्पे में चले जाइए जहां पानी नहीं है, जहां शिक्षा नहीं है, जहां सड़क नहीं है, जहां स्वास्थ्य नहीं है, जहां कुछ नहीं है। वहां सब कुछ ओझाओं और गुनियों के सहारे चल रहा है। वहां जाकर देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कुर्जा कहानी यद्यपि मेरी पहले से पढ़ी हुई कहानी है और मनीषा कुलश्रेष्ठ की एक बहुत चर्चित कहानी है, जिसमें एक स्त्री को डायन घोषित कर दिया जाता है। एक स्कूल मास्टर उस डायन के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है और उस कोशिश में उसके नजदीक आता है तो पता चलता है कि वो असल में किसी बंजारे कबीले की महिला है जो भटकते हुए इस गांव में आ गई थी और अब यहीं रहती है, और वो ताश के पत्तों से भाग्य देखने की भी का भी काम करती है। सुंदर है, खूबसूरत है, और खूबसूरत है इसीलिए उसको उस गांव का पुरुष पाना चाहता है, लेकिन जब वो उसे पा नहीं पाता है तो उसको डायन घोषित कर दिया जाता है। ये कहानी हमें बहुत बेचैन करती है एक बार फिर, और फिर आखिर में गांव के लड़कों का, गांव के पुरुषों का दल उसको पा लेता है। गांव में सड़ा हुआ मांस पकता है। सड़ा हुआ मांस खाने से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं और उसका इल्जाम उस डायन पर लगता है। और फिर ओझा इस बात की आज्ञा देता है गांव के लड़कों को कि इस औरत के साथ जो कुछ कर सकते हो करो, और वो सब उस पर टूट पड़ते हैं जो वो करना चाहते हैं। यही है हमारी दुनिया, यही है हमारा समाज। 5 सितारा होटलों में बैठकर स्त्री के संघर्ष की बात करने वाले लोग, स्त्री के विकास की बात करने वाले लोग, स्त्री समानता की बात करने वाले लोग ऐसी कहानियां नहीं पढ़ते शायद। उन्हें पता नहीं है कि कहां पर स्त्रियों को समानता की ज्यादा जरूरत है। उनको यह शायद पता नहीं है कि इसी देश में कहीं कोई ऐसी जगह है जहां किसी स्त्री को डायन घोषित किया जाता है। बहुत लंबा समय लगेगा पितृसत्ता से इस देश की, इस विश्व की स्त्रियों को मुक्ति दिलाने में, और शायद आदिवासी स्त्रियों को तो और लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। एक थी लीलन कहानी की तरह कुर्जा कहानी भी आपको बहुत देर तक स्तब्ध कर देती है, और आप चुपचाप बैठकर उस औरत के अंदर की पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। उसका बेटा, वो डायन घोषित कर दी गई औरत, स्कूल मास्टर उसकी जिंदगी बदलना चाहता है लेकिन वो चुपचाप चली जाती है, अपने पीछे एक थरथराता हुआ धुआं छोड़कर गायब हो जाती है। छोटे छोटे कस्बों में आदिवासी हॉस्टल्स होते हैं, आदिवासी कन्या छात्रावास होते हैं। इनके अंदर का एक काला सच है। वो काला सच मेरे जैसे जो लोग पत्रकारिता की दुनिया से आते हैं वो हम सब जानते हैं कि इन आदिवासी छात्रावासों में जहां कन्याएं रहती हैं, जहां लड़कियां रहती हैं, वहां क्या क्या क्रूरता होती है, वहां क्या क्या होता है। लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते। बहुत पहले की बात है, मैं जब पत्रकारिता करता था उस दौरान ऐसे ही किसी छात्रावास में एक शायद 10वीं या 11वीं में पढ़ने वाली बच्ची गर्भवती हो गई थी और किसी को पता भी नहीं चला, और वो उसके जो गर्भ का बच्चा था वो एक दिन वहीं हो गया उसको बच्चा। और तब उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, तब बहुत सारे नाम सामने आए थे, लेकिन अंततः एक लड़के को लाकर खड़ा कर दिया था कि ये तो इसके मामा का लड़का या बुआ का लड़का है और इसी के कारण ये सब हुआ है, जबकि सारे लोग जानते थे कि उसके पीछे कौन खड़ा था। सबको पता था कि वो ताकतवर व्यक्ति कौन था जिसने उस लड़की को गर्भवती किया था। अवक्षेप ऐसी ही कहानी है। ये आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की कहानी है, जहां पर उन लड़कियों को कुछ भी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर वो खेल में बहुत अच्छी हैं
और खेल में अच्छे होने के कारण वो आगे जाना चाहती हैं, तो उनके रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनका कोच खड़ा है और उनका स्कूल खड़ा है। उन सबको उनकी देह पानी है, उनका शरीर पाना है, उसके बाद उनका आगे का रास्ता खुलेगा। इस कहानी में 2 लड़कियां या शायद एक लड़की आत्महत्या कर लेती है और एक लड़की डीएसपी बन जाती है। और जो नायिका है, जो कि सामान्य वर्ग से है और वो दूसरे हॉस्टल में रहती है और वहां बैठकर वो आदिवासी हॉस्टल की उन लड़कियों की जिंदगी को देखने की कोशिश कर रही है, उनके संपर्क में आती है, तो उनकी कहानियां सुनने की कोशिश कर रही है कि उनकी कहानियां हैं क्या। ये कोई एक छोटी बात नहीं है कि अभी तक हम गर्ल्स हॉस्टल्स को ही इतना सुरक्षित नहीं बना पाए हैं कि वहां रहने वाली लड़कियां सुरक्षित रह सकें। वहां पर जितने भी रक्षक हम नियुक्त करते हैं वो सारे भक्षक होते हैं और वही सब कहीं ना कहीं शोषण में इन्वॉल्व रहते हैं। और ना केवल इन्वॉल्व रहते हैं, बल्कि जो मैंने पत्रकारिता के समय का जो किस्सा सुनाया, तो वो इन्वॉल्व नहीं था, वो तो सप्लाई का मामला था कि वो उन बच्चियों को कहीं और लेकर जाते थे, किसी ताकतवर प्रशासनिक अधिकारी के पास, राजनेता के पास। ये हमारा समाज है, ये हमारा बहुत सभ्य समाज है, जहां पर हम गांव से, छोटे छोटे गांव से आंखों में बहुत सारे सपने लेकर आई हुई बेटियों को, जो शहर आ रही हैं, पढ़ने के लिए आ रही हैं, जिनकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं, जिन सपनों को साकार करने के लिए वो शहर आ रही हैं, हम शहर में उनका शारीरिक शोषण करते हैं और हम उनको बताते हैं कि सपने देखने के लिए आंखें नहीं होती, और तुम जो छोटे गांव से, छोटे छोटे आदिवासी अंचल से निकल कर आ रही हो, सपने तुम्हारे लिए नहीं है, और हम उन्हें कुचल देते हैं, मसल देते हैं। ये हमारा सभ्य समाज है। बदलाव तो शायद कभी नहीं होगा। मनीषा कुलश्रेष्ठ और दूसरे कहानीकार ऐसी कहानियां रचते रहेंगे, प्रतिरोध की बात करते रहेंगे, शायद जगाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो सोया हुआ होता है उसे जगाया जाता है, जो नशे में होता है उसे नहीं जगाया जाता। तो ये पूरा सभ्य समाज एक नशे में है, ये सफलता के नशे में है, इसको जगाया नहीं जा सकता। ये जो कहानी संग्रह है, ये कहानी संग्रह वैश्विक हदों को भी पार करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो केवल भारतीय आदिवासियों की बात कर रहा है। जैसे मैंने जो मिति याबोम और तोसिरो की बात की थी, वो कहानी के वो जो पात्र हैं वो भारत के नहीं लगते हमें, ऐसा लगता है कहीं और के, कहानी कहीं और की है, इसीलिए वो पात्र भी वहीं के दिखाई देते हैं। ऐसे ही रक्स की घाटी और शबे फितना, ये कहानी भी हमारे देश में नहीं चलती है, ऐसा लगता है हमें। इस कहानी के पात्र बहुत अलग तरह के पात्र हैं। रक्स की घाटी, नृत्य की घाटी, जहां नाच होते हैं, जहां नृत्य होते हैं, गीत, संगीत, नृत्य, ये सारी कलाएं असल में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए थी। साहित्य, रंगमंच, ये सब केवल इसलिए था कि हम पशु ना रहें, हम मानव हो जाएं, हमारी जिंदगी जानवरों की तरह ना हो जाए, कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य केवल ये हो जाए कि हम अपने लिए खाएंगे, अपने लिए बच्चे पैदा करेंगे और यही हमारा जीवन होगा। उसके बाहर एक दुनिया को हमारे लिए कलाएं खोलती हैं और उन कलाओं में नृत्य शामिल है। लेकिन ये उस घाटी की कहानी है जहां पर नाचने के लिए, नाचने से को रोकने के लिए फतवे जारी हो जाते हैं, और ना केवल फतवे जारी होते हैं बल्कि हत्याएं हो जाती हैं। वो महिलाएं जो कार्यक्रमों में, शादियों में, दावतों में नृत्य करने का काम करती हैं, यहां पर ये नृत्य वह नृत्य नहीं है जिसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये केवल आनंद वाला नृत्य है कि आपने एक आयोजन किया है और उस आयोजन में आपने कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार नृत्य करते हैं, जिस तरह से कुछ लोग गाते हैं, जिस तरह से कुछ लोग संगीत या वाद्यों से जुड़े हुए हैं, वैसे ही नृत्य से जुड़े हुए परिवार हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी में अब क्या होगा,
असल में इंसानी जिंदगी पर सबसे बड़ा जो अवरोध है वो किसी न किसी तरह के फतवे हैं। यहां फतवा शब्द को किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। फतवे सारे धर्म देते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो इंसानी जीवन को रोकने के लिए, अवरोध पैदा करने के लिए फतवे नहीं जारी करता है। सबके यहां कुछ न कुछ है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वैसा नहीं करेंगे, आप इस दिशा में नहीं जाएंगे, आप वैसा नहीं करेंगे। कोई संगीत से आपत्ति है, किसी को नाचने से आपत्ति है, किसी को कुछ दूसरी चीजों से आपत्ति है। एक इंसान कैसे जीना चाहता है उससे भी तो पूछा जाए। आप उससे भी तो पूछिए कि उसका जीवन वो कैसा चाहता है। मगर नहीं, बाहर के लोग इस बात को तय करते हैं कि वो कैसे जिएगा, उसे कैसे जीना चाहिए। एक आदमी अपने घर में एक उत्सव है, उसमें नृत्य रखना चाहता है तो ये उसका अधिकार है कि वो रखे। कुछ लोग हैं जो नाचकर अपनी आजीविका कमाते हैं तो ये उनका अधिकार है कि वो वहां जाकर नृत्य प्रस्तुत करें और वहां से अपनी आजीविका कमाएं। लेकिन इन दोनों के बीच में धर्म आकर खड़ा हो जाता है और वो दोनों को मना करता है कि तुम नृत्य करवा नहीं सकते, तुम नृत्य कर नहीं सकते। यहां के लोग तो मन महसूस कर रह जाएंगे, लेकिन यहां के लोग पेट पकड़ कर रह जाएंगे, क्योंकि उनकी आजीविका है नृत्य करना। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज ज्यादा सभ्य होता जाएगा, ज्यादा बेहतर होता जाएगा, हम कलाओं को धीरे धीरे खारिज करना शुरू करेंगे। हमारे बच्चे आजकल अगर किताब पढ़ें तो मां बाप ही बोलते हैं कि तुम कोर्स की किताबें छोड़कर दूसरी किताबें क्यों पढ़ रहे हो। कोई डांस करता है तो मना होता है, कोई गाना गाता है तो मना होता है। आपके सामने एक उद्देश्य पैदा कर दिया गया है, बस उसकी तरफ भागते रहिए। तो ये व्यापक अर्थों वाली कहानी है। ये नृत्य के बहाने हमारे जीवन के मशीनीकरण की बात भी करती है। उन फतवों की तो बात करती है, लेकिन उसके कहीं नेपथ्य में वो गूंज भी आती है कि ये सारी कलाएं धीरे धीरे बंद कर दी जाएंगी, स्थगित कर दी जाएंगी। ये 8 कहानियां हैं। इन 8 कहानियों में नर्सरी, नीलाघर, जमीन, एक थी लीलन, आर्किड, कुर्जा, अवक्षेप, रक्स की घाटी, शबे फितना, ये सारी कहानियों को जब आप पढ़ते हैं तो इन कहानियों में आदिवासी समाज का एक पूरा का पूरा वितान खुलता हुआ दिखता है और आदिवासी महिलाओं के जीवन की पूरी कहानी आपको धीरे धीरे यहां खुलती हुई दिखाई देती है, अलग अलग कथाओं के माध्यम से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से। असल में होता क्या है कि हम दुनिया को उतना ही जानते हैं जो हमारे घर की खिड़की से दिखती है। हम हमेशा यह मानकर चलते हैं कि आसमान उतना ही बड़ा है जितना हमारी घर की खिड़की या हमारे घर के रोशनदान से दिख रहा है। जब हम बाहर जाकर खड़े होते हैं तो हमें थोड़ा और बड़ा आसमान दिखता है। जब हम किसी पहाड़ पर जाकर खड़े होते हैं तो हमें आसमान और विस्तार के साथ दिखाई देता है। तो फर्क यह होता है कि आपके देखने का नजरिया बदलता है कि आप कहां खड़े होकर कैसे देख रहे हैं। ये कहानी आदिवासी जीवन को देखने का आपका नजरिया बदलती है। ये कहानी आपको बताती है कि नहीं, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। यह जीवन बहुत संघर्षों से घिरा हुआ है। उस पर हमेशा की तरह मनीषा कुलश्रेष्ठ इस कहानी संग्रह में अपनी जादुई भाषा लेकर आई हैं। वो जादुई भाषा जो बांध ले, जो पाठक से कह दे कि पहली कहानी पढ़ ली है तो अंतिम कहानी पढ़ने तक इस संग्रह को छोड़ने की इजाजत नहीं है तुम्हें। और ये भाषा वो भाषा है जो कि हमारे को कहीं अंदर तक, हमारे अंदर तक उतर कर और हमारे साथ एक कनेक्टिविटी स्थापित कर लेती है। उनका शिल्प ऐसा होता है कि वो बहुत जटिल शिल्प नहीं रचती, वो बहुत आसानी से बात करती हैं। और वो उनके यहां डिटेलिंग तो है, लेकिन उस डिटेलिंग में कहीं पाठक के लिए ऊब आ जाए, उस हद तक की डिटेलिंग नहीं है। उतनी डिटेलिंग है जितनी डिटेलिंग से कहानी को सपोर्ट मिलता हो, और वो जरूरी डिटेलिंग है। अगर एक कमरे में कोई आ रहा है तो उस कमरे की वो जरूरी चीजें जो पाठक के लिए जानना जरूरी है वो जरूर आएंगी, लेकिन अतिरिक्त चीजें नहीं आएंगी। तो कई बार उस डिटेलिंग के मोह में भी हम आते हैं और एक पात्र और पात्र के आसपास का सब कुछ, वो पूरा परिदृश्य हमारे सामने किसी चित्र के जैसा उपस्थित होता है। तो ये शिल्प और ये भाषा, ये दोनों ही आपको एक तरह से विवश कर देते हैं कि आप एक कहानी को खत्म करने के बाद दूसरी कहानी को पढ़ें।
लेकिन उसके बीच में कुछ कहानियां ऐसी आ जाती हैं जो कहानियां आपसे कह देती हैं कि अब किताब को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो और सोचो। जैसे एक थी लीलन या कुरजा, ये दोनों कहानियां जब आती हैं तो आपको थोड़ा विश्राम लेना पड़ता है। वो विश्राम इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक तनाव में चले गए हैं, आप एक प्रकार की बेचैनी से घिर गए हैं, आपके अंदर एक बहुत विचित्र सा द्वंद्व चलने लगा है और इसीलिए आपको थोड़े से विराम की जरूरत होती है। तो ये सारी कहानियां और उनके पात्र, इन सब के पात्र, चाहे मिति हो, चाहे सुरमन हो, चाहे लीलन हो, चाहे प्रिशका हो या डायन घोषित कर दी गई महिला हो, वो सब आपसे जुड़ जाते हैं। वो सब आप अपने प्रश्न लेकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। जाहिर है हमारे सभ्य समाज के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर तो स्त्रियां जाने कितने युगों से मांग रही हैं, आज तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए। उन्हीं सारे प्रश्नों को एक बार फिर से आपके सामने मनीषा कुलश्रेष्ठ लेकर आती हैं इस कहानी संग्रह वन्या। राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर आया है ये संग्रह और बहुत खूबसूरती से इसको प्रकाशित किया गया है। इसका कवर बहुत सुंदर है। कवर अनुप्रिया जी ने बनाया है, जो बहुत सुंदर कवर बनाने के लिए प्रसिद्ध भी हैं, और आदिवासी स्त्रियों का बहुत सुंदर कवर बनाया गया है और बहुत खूबसूरत किताब है, पतली सी किताब है। इस किताब को आप राजपाल एंड सन्स से खरीद सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। 265 रुपए की किताब है और ये एक जरूरी किताब है। ये एक जरूरी किताब इसलिए भी है क्योंकि ये एक नई दुनिया को आपके सामने लाती है, कुछ नए पात्रों को आपके सामने लाती है और आपको ये बताने की कोशिश करती है कि बहुत सारे सवाल अभी भी स्त्रियों के अनसुलझे हैं, जिनके उत्तर देना हमारे लिए जरूरी है। ये उन जरूरी सवालों की किताब है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई किताब के साथ। नमस्कार।